हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। 8 वर्ष बीत गए। यह 9वां वर्ष चल रहा है। विजया ने कुछ पल चुप रहकर बड़ी नरमी से कहा, सुना है उनके लड़के यहीं हैं। उन्हें बुलाकर और कुछ दिनों का समय देकर न देख लिया जाए, शायद वह कोई उपाय कर सकें। रास बिहारी ने सिर हिलाते हिलाते कहा, वह कोई उपाय नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। यदि कर सकता। सहसा पिता की बात काट कर विलास गरज उठा, कर भी सकता हो तो हम समय देने क्यों लगे? रुपए लेते समय क्या उस शराबी को होश नहीं था कि मैं क्या शर्त मान रहा हूँ और कैसे चुकाऊंगा? विजया ने एक बार विलास की ओर, फिर रास बिहारी की मुंह की ओर देखकर शांत और दृढ़ स्वर में कहा, वह बापू के मित्र थे। आदेश दे गए कि उनके संबंध में सम्मान रहित बात की जाए। विलास फिर गरज उठा। 1000 दे जाने पर भी वह एक। रास बिहारी जल्दी से बोले, तुम चुप रहो ना विलास। विलास ने उत्तर दिया, ये सब बेकार के सेंटिमेंट हैं। मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता इसमें, चाहे कोई नाराज़ हो या और कुछ करे। मुझे सच कहने से भय नहीं लगता। सच काम करने में ही मैं किसी से पीछे नहीं रहता। रास बिहारी दोनों को शांत करने के उद्देश्य से हंसता हुआ समूह बनाकर बार बार सिर हिलाकर कहने लगे, सो तो ठीक है, सो तो ठीक है। हमारे वंश का यह स्वभाव हमसे भी नहीं छूट सका है। समझी ना विजया बेटी, मैं और तुम्हारे बापू इसलिए देश के विरुद्ध होने पर भी सत्य कर्म को ग्रहण करते नहीं डरते थे। विजया ने कहा, मरने से पहले बापू ने मुझे आदेश दिया था कि कर्ज चुकाने के लिए मैं उनके बाल बंधु का घर द्वार न बिकवाऊं। कहते कहते उसकी आंखें छलछला उठीं। स्नेहमय पिता का जो अनुरोध उनके जीवन काल में एक असंगत विचार जान पड़ता था, उनकी मृत्यु के बाद आज वही किसी प्रकार न टाले जाने के आदेश के समान व्यवधान बन गया था। विलास ने कहा, तो फिर स्वयं ही कर्ज को रद्द क्यों नहीं कर गए, बताओ? विजया ने उसे उत्तर न देकर रास बिहारी के मुंह की ओर देखकर दोबारा कहा, मेरी इच्छा है कि जगदीश बाबू के पुत्र को बुलवा कर उन्हें सारी बातें बता दी जाएं। उनके उत्तर देने से पहले ही विलास फिर बेशर्म की तरह बोल उठा, और अगर वह और 10 वर्ष का समय मांगे तो वह भी दे देना होगा क्या? तब तो जान पड़ता है समाज प्रतिष्ठा की आशा को समुद्र के अतल गर्भ में विसर्जित कर देना होगा। विजया ने इसकी भी कोई उत्तर दिए बिना रास बिहारी से कहा, क्या आप एक बार उन्हें बुलाकर इस विषय में उनकी इच्छा क्या है जान नहीं सकते? रास बिहारी ठहरे अत्यंत धूर्त। लड़के के उद्धत आचरण पर मन ही मन अप्रसन्न होने पर भी उन्होंने उसकी ही राय को उचित प्रमाणित करने के लिए भूमिका रचकर शांत संयत स्वर में कहा, देखो बेटी, तुम लोगों के बीच तीसरे आदमी को बोलना अनुचित है, क्योंकि जिस बात में तुम लोगों का हित है, आज नहीं तो कल तुम लोग ही निश्चय कर सकोगे। इस बूढ़े की राय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बात जब कहनी है तो यह तो कहना ही पड़ेगा कि इस मामले में तुम्हारी ही भूल हो रही है। मैंने अनेक बार देखा है, जमींदारी चलाने में मुझे भी विलास से हार माननी पड़ती है। अच्छा, तुम ही बताओ, गरज किसकी अधिक है, तुम्हारी या जगदीश के लड़के की? उसमें अगर कर्ज चुकाने की सामर्थ्य होती तो क्या वह स्वयं आकर प्रयत्न न करता? वह जानता है तुम आई हो, और अगर हम दवेल बनकर उसे बुलाएं तो निश्चय ही बहुत लंबा समय मांगेगा, लेकिन फिर भी वह रुपया नहीं दे सकेगा। साथ ही तुम दोनों का समाज स्थापना का संकल्प भी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। अच्छी तरह विचार करके देखो बेटी कि यही ठीक नहीं है। विजया चुप बैठी रही। उसके आंतरिक भाव का अनुमान लगाकर रास बिहारी ने कुछ देर बाद कहा, ठीक है, बुलाने पर वह कुछ नहीं कर पाएगा। अगर समय मांगेगा तब विचार कर लिया जाएगा। क्या कहती हो बेटी? विजया ने सिर हिला दिया। अच्छा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा प्रकट होता था कि वह इस बात से सहमत नहीं है। रास बिहारी ने आज विजया को पहचाना। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि भले ही लड़की की उम्र कम है, पर वह जानती है कि अपने पिता की जायदाद की मालिक मैं हूँ। उसे मुट्ठी में लाने में समय लगेगा, इसलिए एक ही बात को लेकर खींचतान करना उचित नहीं है। यह सोचकर संध्याकालीन उपासना का बहाना करके उठ बैठे। विजया प्रणाम करके खड़ी हो गई। वह आशीर्वाद देकर चले गए। पल भर बाद विजया बोली, मुझे बहुत से पत्र लिखने हैं, क्या आपको मेरी कोई आवश्यकता है? विलास ने दृढ़ता से उत्तर दिया, कुछ नहीं, आप जा सकती हैं। आपके लिए चाय लाने को कह दूं? नहीं, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नमस्कार। विजया ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और कमरे से बाहर चली गई।
Thank you for watching.